हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने 17 बीपीएससी टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट का पहला टेस्ट 1 मैं डाल चुका हूं। आप देख रहे हैं, वीडियो को आपने प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, आप लोगों की जागरूकता को देखते हुए, आप लोग के इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने फुल लेंथ टेस्ट 2 भी बनाया है 17 बीपीएससी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, लगभग सारे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन टॉपिक को बीपीएससी हिट करता है, तो दोस्तों लगभग 50 टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और इन 50 टेस्ट सीरीज को करने के बाद दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आप बीपीएससी का पीटी देने जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बचने वाला है। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पीटी के बाद भी मैं आपके लिए मेंस की भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का कहानी के माध्यम से आपको पहुंचाया जाएगा। पूरा निचोड़, एक एक रॉ डाटा आपको मिलेगा। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेस्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा दोस्तों, जिससे आपको टेस्ट की पूरी जानकारी मिल जाए। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पूरा वीडियो देखिए कहां से आप हमारे इस टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पाल वंश के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहले क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरा, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। पाल वंश के अंतिम शासक महिपाल था। देखिए दोस्तों, लगभग आपको सारे कथन ही सही है, लेकिन एक कुछ कमी है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, लेकिन वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, ये पहला जो क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, लेकिन वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए एक नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ये भी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया, ये भी सही है दोस्तों। पाल वंश के अंतिम शासक महिपाल था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। जो जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, यह सही है। लेकिन जैन धर्म का अनुयायी वो किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? देखिए दोस्तों, तुगलक वंश आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा शासनकाल करने वाला है दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली पर सबसे ज्यादातर ये राज किया है तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश में बिहार की राजधानी थी, वो बिहार शरीफ नालंदा में थी। कहां पे थी दोस्तों? नालंदा के बिहार शरीफ में। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी, वो बिहार सिर्फ नालंदा तो थी। तुगलक जो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे दोस्तों, उन्होंने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर भी रख दिया था अब उस जमाने में। ठीक है, तुगलक वंश के शासनकाल में दरभंगा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तुगलकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, यह सही है दोस्तों। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यह भी सही है। प्रथम जैन संगीति बिंदुसार के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, यह गलत है दोस्तों। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, बिंदुसार के शासनकाल में नहीं। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। महावीर स्वामी का प्रतीक जो है वो सिंह है, वृषभ नहीं है। वृषभ जो है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है दोस्तों? सिंह है। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन सही है इसमें। अगर सही की बात किया तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यह भी सही है। और जो तीसरी बात की जाए तो प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? देखिए दोस्तों, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर कब हुआ था दोस्तों? 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। दोस्तों ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें ऑप्शन 25 दिसंबर था, तो इसीलिए आप इसको सुधार कर लीजिए। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 26 दिसंबर 1666 को नांदेड़ में इनका 26 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर दोस्तों? पटना में। ये याद रखिएगा, चौथे नंबर का क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर 1666। ठीक है। और इनकी नांदेड़ में 1708 में मृत्यु हो गई थी गुरु गोविंद सिंह के। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सही सुमेलित चूज करना है दोस्तों। देखिए, मृक्ष कटिकम जो है वो शूद्रक ने लिखा था। बुद्ध चरित जो है किसने लिखा था दोस्तों? ये गलत है, वसुबंधु नहीं होगा, ये अश्वघोष होगा। क्या होगा दोस्तों? बुद्ध चरित को किसने लिखा था? अश्वघोष ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है दोस्तों? तो 1, 3 और 4 इसमें सही सुमेलित है, 2 नंबर गलत है। बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। चिकित्सा पर लिखी पुस्तक चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? देखिए दोस्तों, चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तो चिकित्सा पर लिखी चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। चलिए, चोल वंश के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, इससे बीपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामों में, तो आप इसको ध्यान से इसको अध्ययन करिए। ठीक है, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। और मैं आपको देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दे रहा हूं जो है आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को पढ़ने के बाद इन टॉपिक्स को भी और अच्छे से पढ़िए। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, एकदम सही है दोस्तों। चोलों की राजधानी तंजौर थी, यह भी सही है। चोल ग्राम पंचायत के लिए विश्व प्रसिद्ध था जी दोस्तों। चोल की जो ग्राम प्रशासन थी, जो ग्राम सभाएं थी, वो प्रसिद्ध थी। चोल साम्राज्य नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, यह भी सही है दोस्तों। चोल जो है 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध थे, एक तो ग्राम पंचायत, ग्राम इकाइयों और नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नटराज शिव की 4 भुजा वाली प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति चोल कला का उदाहरण है, तो यह भी सही है दोस्तों। तो चोल के बारे में ये सारी चीजें सही हैं। यहां से दोस्तों ये सारे के सारे एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो चोल की स्थापना विजयालय ने की। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध थे। चोल साम्राज्य नौसेना शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। नटराज शिव की 4 भुजा वाली प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। तो इसमें 5 का 5 तो दोस्तों सही है, एक भी गलत नहीं है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र में स्थित किन गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों के शैल कलाकृतियां हैं? देखिए दोस्तों, 3 गुफाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, एलोरा, एलिफेंटा और अजंता। एलोरा है जहां पर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों गुफाओं में तीनों की शैल कलाकृतियां, मंदिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों द्रविड़ शैली में बने हैं। और जो इसमें दोस्तों इसको एलोरा मंदिरों को किसने बनाया? तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, थोड़ा एलिफेंटा के बारे में जान लीजिए। एलिफेंटा जो है वो बौद्ध और शिव के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म और शैव धर्म का प्रमुख यहाँ पर मंदिरें मिल जाएंगी, आपको प्रतिमाएं मिल जाएंगी बुद्ध और शिव की। तो एलिफेंटा की भी जो है राष्ट्रकूटों ने ही इसको बनवाया था। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी मिली है। ठीक है दोस्तों, बात रही अजंता की, तो अजंता भी दोस्तों बौद्ध गुफाओं के लिए फेमस है। यहाँ पर बुद्ध की जातक कथाएं भी देखने को मिलती हैं। इनके निर्माण की बात की जाए तो वाकटकू ने इसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों एलोरा हो गया जहां पर आपको हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की कलाकृतियां, तीनों की मंदिर, तीनों धर्मों के देवताओं का वर्णन मिल जाएगा। और ये द्रविड़ शैली में है। एलोरा राष्ट्रकूटों ने बनवाया, एलिफेंटा को भी राष्ट्रकूटों ने बनवाया। यहाँ पर बुद्ध और शिव की मूर्तियां हैं। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा एलिफेंटा में मिली हैं। और दोस्तों रही अजंता की, अजंता बौद्ध की गुफाएं हैं, बुद्ध की जातक कथाएं यहाँ पर आपको वर्णन मिल जाएगा। साथ ही साथ वाकटकू ने इसे बनवाया है।
तो यहां से दोस्तों इतने क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिए। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए दोस्तों, शाहजहां द्वारा बनवाए गए अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। देखिए दोस्तों, इसकी कहानी थोड़ा सुन लीजिए। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित कर दिया। किसके शासनकाल में दोस्तों? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ठीक है। और उसने कोहिनूर हीरा लूट लिया, मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान लेकर चला गया। लगभग दोस्तों मुगल कालीन बहुत सारी वस्तुओं को वह लेकर ईरान चला गया। किसने दोस्तों? नादिर शाह ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर वह ईरान चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जनवरी 1761 को मराठों तथा अफगानों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों मराठे बुरी तरह पराजित हुए, अफगान जीत गए। अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। देखिए दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। मराठों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अफगानों ने मराठों को बुरी तरह हराया। मराठों द्वारा लाहौर को अपने, देखिए इसमें हुआ क्यों यह युद्ध हुआ, इसका तात्कालिक कारण भी पूछता है, तो मैं बताता हूं। इसमें जो अफगान है, अफगानों का के साथ मराठों ने एक गलती की, उसी के कारण हुआ। मराठों द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लिया था अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है ना। मयूरों द्वारा लाहौर का जो वायसराय था तैमूर शाह, उसका निष्कासन कर दिया गया था, उसी का बदला लिया था। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसको किसने देखा था? तो उस समय दोस्तों काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपने आंखों से स्वयं देखा था। कौन थे दोस्तों? काशीराज पंडित। तो इसको ध्यान दीजिए, आप समझ गए क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों देखिए, इसमें से क्वेश्चन पिछले बीपीएससी में ही पूछा, 2023 के बीपीएससी में ही, तो थोड़ा आप बुक्स को ध्यान दीजिए। कुछ बुक्स जो है डायरेक्ट एग्जामों में पूछ दिए जा रहे हैं। देखिए, हुमायूंनामा की स्थापना गुलबदन बेगम ने की, जो उनकी बहन थी। तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद ने। चहारे चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है, ब्रह्मान ने। और फुतिहाते आलमगिरी ईश्वर दास नागर ने लिखा है। दोस्तों ये फुतिहाते आलमगिरी को बीपीएससी ने डायरेक्ट पूछ दिया है, तो बुक्स के बारे में भी आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा, तबकाते अकबरी को निजामुद्दीन अहमद ने, चहार चमन को चंद्रभान ब्रह्मान और फुतिहाते आलमगिरी को ईश्वर दास नागर ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? तो दोस्तों देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ है वो हुमायूं के शासनकाल में पड़ी है, ठीक है। हुमायूं ने दोस्तों चित्रकारी के कारखाने भी बनवाए, ठीक है। इसमें दोस्तों तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ, ठीक है। कुछ बात करते हैं जो एग्जामों में पूछे हुए हैं उसके बारे में। देखिए, अकबर कालीन बहुत सारे चित्रकार थे जिसके बारे में एग्जामों में पूछ देता है, जैसे दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन महेश, खेमकरण, तारा, हरिवंश। इनके बारे में दोस्तों याद रखिए, अकबर कालीन चित्रकार हैं जिनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दसवंत है अकबर कालीन चित्रकार, बसावन है, केशवलाल है, मुकुंद है, मिस्किन है, फारूक है, खेमकरण है, तारा है और हरिवंश है। देखिए दोस्तों, अकबर के दरबार में ही यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के शासनकाल में, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुगल काल में किसके दरबार में यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों देखिए, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, ठीक है। और एक क्वेश्चन, जहांगीर का जो शासनकाल है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुआ हुमायूं के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
और अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। ठीक है। अकबर कालीन बहुत सारे चित्रकार हैं, दसवंत हैं, बसावन है, केशवलाल है, मुकुंद है, मिस्किन है, फारूक है, जगन महेश है, खेमकरण है और हरिवंश हैं। वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू पर निषेध लगाया था? देखिए दोस्तों, अकबर के शासन के समय पुर्तगाली भारत में आए और उस समय दोस्तों वो तंबाकू भारत लेकर आए। तंबाकू का सेवन एकाएक भारत में बहुत बढ़ गया। इससे आम जनता को परेशानी होने लगी, लोग तंबाकू के कारण डेथ भी करने लगे। इससे बचाव के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको ध्यान दीजिए। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया है? देखिए दोस्तों, 1665 का बात है। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए अपने सेनापति जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक था, वह बहुत निपुण और चालाक था। उसने ये समझा कि अगर बीजापुर पर अधिकार करना है, बीजापुर को जीतना है, तो मुझे से शिवाजी की सहायता चाहिए। बहुत बड़ी सेना और शिवाजी को चारों तरफ से घेरने के बाद भी जो जयसिंह था उसने दोस्तों शिवाजी के साथ संधि की। तो दोस्तों मुगल सेनापति जयसिंह जो औरंगजेब के सेनापति था, उसने 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों वो बंगाल विभाजन था। 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरह लागू हो गया। तो जैसे ही इसका प्रस्ताव पारित किया लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, तो 7 अगस्त 1905 को इसके लिए एक जन आंदोलन शुरू हुआ। जन आंदोलन को दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कहा गया। स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ क्या दोस्तों कि स्वदेशी वस्तुओं का ही यूज करने की बात निकाली गई। तो जो बंगाल विभाजन था दोस्तों, वही प्रमुख कारण था स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का। खिलाफत आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोकना था, खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। देखिए दोस्तों, इसका पूरा कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या, खिलाफत आंदोलन है क्या। भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की को अपना भगवान मानते थे, तुर्की के खलीफा को ही अपना राजा मानते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश थे उन्होंने तुर्की की सहायता ली विश्व युद्ध में, और उन्होंने ये वादा किया कि तुर्की साम्राज्य को वो कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध बीता तो तुर्की साम्राज्य को विघटन कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध की बात है, तुर्की साम्राज्य का क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया। इससे जो है भारत के मुसलमान नाराज हो गए। वो तुर्की का विघटन रोकना चाहते थे और तुर्की का विघटन रोकना चाहते थे और साथ साथ तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जन आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की साम्राज्य के विघटन को रोकना था और खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, यह भी सही है दोस्तों। 1919 में महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, यह भी सही है। मदन मोहन मालवीय आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी के विरोध में थे, यह भी सही है दोस्तों। तो चारों का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों क्लियर हो जाएगा। और महात्मा गांधी का इसमें शामिल होने का बहुत बड़ा उद्देश्य था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो इसको एक ऐसा चीज मानते थे, खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का उनका वो भारत और मुस्लिम को एकता चाहते थे और चाहते थे कि लगभग 100 ऐसा वो शामिल होने से इस खिलाफत आंदोलन को वह भारत के हिंदू और मुस्लिमों की एक ऐसी एकता को देख रहे थे कि जो 100 वर्षों से भी ज्यादा बनी रहे। ठीक है, वो इसीलिए वो खिलाफत आंदोलन में शामिल हुआ, कांग्रेस भी और महात्मा गांधी भी।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था वह दोस्तों असहयोग आंदोलन था। क्योंकि असहयोग आंदोलन में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। इसमें लोगों ने अपनी वकीली छोड़कर भाग लिया। बहुत सारे लोगों ने अपना जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया बहुत सारा पुरस्कार लौटा दिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा 1920 में नागपुर अधिवेशन में सीआर दास द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया। 1 अगस्त 1920 को यह पारित हो गया। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया दोस्तों? कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। सीआर दास, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन पूछे, याद रखिए। असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, इसका बहुत सारा परिणाम आया। सबसे बड़ा परिणाम यह आया कि दोस्तों क्या हुआ कि 1 वर्ष स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था। महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में भारत के योगदान के कारण और महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। सीआर दास, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसके कारण असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक की असहयोग आंदोलन के दौरान ही मृत्यु हुई थी। फरवरी 1922 में गोरखपुर में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो कौन था? चौरा चौरी कांड, जो फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में किसने किया? बहुत बार पूछा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में किया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक मिलता जुलता और क्वेश्चन है, उसका नाम है दोस्तों बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी का भी गठन 1931 में हुआ था और इसका जयप्रकाश नारायण ने इसका दोस्तों क्या किया था? स्थापना किया था। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किसका? बिहार समाजवादी पार्टी का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। दोस्तों इनको मरणोपरांत 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह जेल में बंद हुए थे। इसी कारण जब इनकी रिहाई 1 अप्रैल 1946 को हुई तो उस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वर्ष 1942 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर इन्होंने गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था और इन्होंने आजाद दस्ता का भी गठन किया था। तो जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। वर्ष 1935 की भारत सरकार के अधिनियम के आधार पर 1937 की हुए प्रांतों में चुनाव में बिहार में किसके नेतृत्व में सरकार बनी? देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में प्रांतों में हुए चुनाव में बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस को मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार संयुक्त प्रांत उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस का सबसे बड़ा दल के रूप में नहीं उभर सका। कहां पर दोस्तों? बंगाल, पंजाब और सिंध में। ठीक है, जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाया कांग्रेस ने। ब्रिटेन द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध शामिल करने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। किसके कारण दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के कारण।
त्याग पत्र देने की खुशी में जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर किशन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। बटलर समिति का गठन क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका गठन 1927 में हुआ था। इसका बटलर समिति का उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। ठीक है, तथा ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग को सुधारने की सिफारिश करना था। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संघ में राज्यों का विलय 1947 में हो गया था। भारतीय संघ में बहुत सारे जो रजवाड़े थे, तो हैदराबाद के निजाम थे, जम्मू कश्मीर था, ये जूनागढ़ था, ये सब शामिल नहीं होना चाहते थे भारत में। लेकिन 1947 में भारतीय संघ में सभी रजवाड़ों का विलय कर दिया गया। सिर्फ जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद बाकी रह गए। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत के विलय के हस्ताक्षर पत्र जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। उन्होंने कब दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को। 1939 से 45 के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 45 का है। उस समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल होते थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? देखिए दोस्तों, थोड़ा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के कहने पर विनोबा भावे जो सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई दोस्तों डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहां से? 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है विनोबा भावे ने किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। दोस्तों ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI एकदम समझ के ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को पास हुआ, पारित किया गया। वर्धा में इसको पारित किया गया, मुंबई के वर्धा में। पारित करने वाले में, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत छोड़ो का नाम जो देने वाले थे वो यूसुफ मेहर अली थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जवाहरलाल नेहरू ने, भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया यूसुफ मेहर अली ने। 14 जुलाई 1942 को मुंबई वर्धा में यह पारित हुआ। ठीक है, कहां पर दोस्तों? ग्वालियर टैंक में इसको पारित किया गया। उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ, उस समय इस कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो चलाने में उषा मेहता का बहुत योगदान था। आजाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में दोस्तों किया था। कब किया था? 1939 में।
देखिए दोस्तों, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1938 में हरिपुरा में। ठीक है दोस्तों, 1938 के हरिपुरा जो गुजरात में है वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद दोस्तों 1939 में उन्होंने कांग्रेस के पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष दूसरी बार रहे। लेकिन महात्मा गांधी के नाराज होने के बाद उन्होंने दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए दोस्तों, 27 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। क्या बने? खाद्य एवं कृषि मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्रालय था। अरुणा आसिफ अली को रेल परिवहन मंत्रालय दिया गया। लियाकत अली वित्त मंत्री बनाए गए और रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया? देखिए दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी वो सत्ता हस्तांतरण की योजना थी और इसी के तहत देश का विभाजन भी कर दिया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई और भारतीय स्वाधीनता जो विधेयक है 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो देखिए दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किया गया। भारत में द्वैध सुधार का प्रारंभ माउंटेक चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 में सुधार किया गया। यह मुख्यतः संवैधानिक सुधार था। द्वैध शासन का जनक अगर पूछा जाए तो दोस्तों सर लियोनस स्कॉटिश थे और रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों 1773 में लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अहमदाबाद अधिवेशन में हकीम जो है मौलाना हसरत ने मांग की थी। किसने दोस्तों? मौलाना हसरत मुहानी ने इसकी मांग की थी। इसी कब दोस्तों? 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मुहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। 1917 में हुए चंपारण आंदोलन में निम्न में से कौन से महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि यूरोपियों ने बिहार के चंपारण के किसानों से जो है 3 कठिया प्रथा पर नील की खेती कराते थे जबरदस्ती। इसका कारण था दोस्तों, नील की खेती होने के बाद खेत बर्बाद हो जाता था। यानी अगर आपका 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा में आपको नील रोपना ही रोपना है। ठीक है, इन सभी चीजों से परेशान हो रहे किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी चंपारण आए और दोस्तों उनके चंपारण आने पर उनके जो सहयोगी थे वो दोस्तों चंपारण आंदोलन में उनके बहुत सारे सहयोगी थे, वो बता देता हूं मैं आपको। नरसिंह पारेख उनके सहयोगी थे, अनुग्रह नारायण भी उनके सहयोगी थे, जेबी कृपलानी भी थे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन नहीं थे। तो इसको ध्यान दीजिए। बिहार में सबसे पहले किसने फैक्ट्री लगाई? देखिए दोस्तों, बिहार में सबसे पहले जो फैक्ट्री है वो पुर्तगालियों ने लगाई लगभग 11वीं सदी में। डचों ने 1632 में फैक्ट्री लगाई थी यहां पर, ब्रिटिशों ने 1651 में और डेन ने 1774 में। 1770 में बिहार का कौन सा जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो वो दोस्तों पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला 1770 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। साफ रातें मेघ वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। देखिए दोस्तों, इसका कारण विकिरण है। विकिरण जो है दोस्तों करता क्या है, ताप को वायुमंडल में जाने नहीं देता, वो रोक देता है। इसके कारण दोस्तों जो है होता क्या है, विकिरण को रोक देने से जो ताप है चाहे ठंडा है वो वातावरण में ही रह जाता है। तो मेन है विकिरण के कारण।
सोन नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो अमरकंटक से। सोन नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में भी यह सबसे आगे है। संगमरमर किस तरह की चट्टानों का उदाहरण है? तो यह दोस्तों अवसादी चट्टाने हैं। अवसादी चट्टाने स्लेट, संगमरमर और क्वार्टर्ज अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो दोस्तों ये किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है। देखिए दोस्तों, रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर का क्या मतलब है दोस्तों? प्रशांत महासागर के वह क्षेत्र जो भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित है, उनको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? देखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो दोस्तों 23 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 23 देश हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे ज्यादा देश जो है अफ्रीका महादेश में है, 54 देश हैं। ठीक है। उसके बाद यूरोप में 51, एशिया महादेश में 50 हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। तो याद रखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में 54, यूरोप में 51, एशिया में 50। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 और ऑस्ट्रेलिया में 14 हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? देखिए दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में राइन नदी के तट पर है। ब्लैक फॉरेस्ट। संसार की छत किसे कहते हैं? तो दोस्तों संसार का छत तिब्बत के पठार को कहते हैं, जो उसका नाम है पामीर का पठार। ठीक है दोस्तों, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। यह कई पर्वतों का मिलान बिंदु भी है, पामीर का पठार। दोस्तों अब पूछेगा कि पठार क्या है? तो दोस्तों ये समतल भूमि का एक बड़ा भाग है, क्षेत्र है, जो अपने आसपास के अन्य भूभागों से ऊंचा होता है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तकला मकान मरुस्थल दोस्तों कहां पर है? तो चीन में है। कहां पर है? चीन में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो दोस्तों कौन है? सहारा है। ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसको मरुस्थल कहा जाता है। गोबी मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। अटकामा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में है। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? क्वेश्चन है दोस्तों, 90 रीज ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों 90 ईस्ट रीज जो है वो हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रीज कहां पर है? हिंद महासागर में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु और क्यूशु। ये चारों नामी द्वीप है। अन्य भी द्वीप हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, प्रकाश मंडल और आयन मंडल। देखिए दोस्तों, ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें आंधी, तूफान और मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल में जेट उड़ते हैं और ओजोन परत इसमें शामिल है। आयन मंडल में दोस्तों जो है रेडियो तरंगों पहुंचती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और इसमें होता क्या दोस्तों, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश इसमें आता है। जो बहिर्मंडल है तो इसके साथ साथ आयन मंडल में बेतार संचार होता है, दूर संचार सब आयन मंडल में ही होता है दोस्तों। तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है दोस्तों? तो 8 मिनट 17 सेकंड का समय लेता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 मिनट लगभग। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो दोस्तों देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी ऑप्शन नंबर 107.7, 142.7, 146.6 और 149.6।
तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। कितना दोस्तों? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। टिड्डियां भारत में किस देश से प्रवेश करती है? तो टिड्डियां भारत में दोस्तों पाकिस्तान से आती है। खनिज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों ओडिशा। 2024 के आंकड़ों के अनुसार खनिज उत्पादन में भारत का जो उड़ीसा राज्य है वो 44.11% पूरे भारत के पूरे खनिज उत्पादन का 44.11% जो है उड़ीसा में हो रहा है। छत्तीसगढ़ 17.34%, राजस्थान 14.10%, कर्नाटक और अन्य राज्य मिलाकर दोस्तों बहुत कम परसेंटेज बना रहे हैं। बिहार का वन विहीन जिला कौन सा है? दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% वन है। तो उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा वन जो है कैमूर जिले में और सबसे जो कम वन है वो शेखपुरा में है। लेकिन अगर एक ऐसा भी जिला जहां पर वन है ही नहीं तो वो दोस्तों जहानाबाद है। जहानाबाद जो है वन विहीन जिला है। बिहार के कुल वन क्षेत्र 7,380 वर्ग किलोमीटर है। 7,380 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ज्यादातर वन जो है पर्णपाती है, आर्द्र शुष्क। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व क्या क्या चीजें करता है दोस्तों? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और ऑप्शन क्या है दोस्तों? लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। तो दोस्तों ये तीनों का तीनों होगा। भारत में पंचायती राज, लोगों के सामुदायिक विकास, लोगों का हिस्सेदारी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दोस्तों कहने का मतलब है पंचायती राज क्या करता है? एक आम से आम लोगों को भी जो है सरकार के गवर्नेंस में शामिल करता है। जो पंचायत चुनाव होते हैं तो सरकार के गवर्नेंस में हिस्सेदारी हो जाती है आम लोगों की। ठीक है दोस्तों। तो ये पंचायती राज का जो है, भारत में पंचायती राज जो हर एक चीज का प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, लोगों का गवर्नेंस में हिस्सेदारी आता है, सामुदायिक विकास का। तो उपयुक्त सही और उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि संसद के पास ही जो है उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। इसकी बात अनुच्छेद 124 में कही गई है, यह प्रावधान है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है। डीवाई चंद्रचूड़ सिंह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के साथ अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के आंग्ल समुदाय की मनोनीत कर सकते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए दोस्तों भारत सरकार के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। 56वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट द्वारा? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में संसद के दोनों सदस्यों भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली एवं पुडुचेरी क्षेत्र की विधानसभा भी भाग लेते हैं। तो सदन के दोनों लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली है उसमें शामिल होते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? देखिए दोस्तों विधानसभा की बात की जा रही है, विधान परिषद की बात की जा रही है। तो भारत में जो है विधान परिषद उच्च सदन होता है राज्यों का, और विधानसभा निम्न सदन होता है। भारत के संविधान, ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? देखिए दोस्तों भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन 1993 के द्वारा नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों। मूल जो संविधान की प्रति थी उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में यह शामिल है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो ये नया अध्याय क्या जोड़ा गया दोस्तों? इसकी ऑप्शन देखते हैं। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। इसमें 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। स्वर्ण सी समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कानूनी विषयों पर अनुच्छेद 76(2) में इसकी चर्चा की गई है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रीति सूदन हैं। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो दोस्तों इसकी चर्चा अनुच्छेद 153 में की गई है कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, जिसमें बिहार भी शामिल है। जून 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा है? तो दोस्तों जून 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश अमेरिका है। दोस्तों भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो 4 बार मुद्रा का अवमूल्यन, यानी दोस्तों मुद्रा को बदला गया है। तो मुद्रा का अवमूल्यन 4 बार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वह कौन सा कर है जिसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया केंद्रीय उत्पादन शुल्क वह कर है जिसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो 35% कर दिया गया है दोस्तों। कितना कर दिया गया है? 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य दोस्तों कौन है? तो महाराष्ट्र ही है। लेकिन दोस्तों इसमें गुजरात ने लंबी छलांग लगाई है। उसने दोस्तों 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में महाराष्ट्र ही आगे है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सीवान के जिरदेई जिले में कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए 1884 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सीवान के जिरदेई जिले में हुआ था। 1946 में वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत में रूप में कुल कितना वन है? तो देखिए दोस्तों लगभग 7,380 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। भारत बिहार का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत बिहार के क्षेत्र के प्रतिशत में कुल वन जो है 7.84% है। बिहार के किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो दोस्तों राजगीर के नालंदा राजगीर में। ठीक है, जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था।
बिहार का हरित आवरण 2024 में बढ़कर कितना हो चुका है? तो दोस्तों 15%। बिहार में दोस्तों जन जीवन हरियाली मिशन भी लॉन्च है। बिहार का हरित आवरण 2027-28 तक 17% करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। वर्तमान में बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 534 प्रखंड हैं। बिहार क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राकेश कुमार तिवारी हैं। अगर पूछ दिया जाए कि भारत के क्रिकेट प्रमुख बीसीसीआई प्रमुख कौन है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो रोजर बिन्नी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख कौन है? तो जय शाह हैं। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहां है? तो दोस्तों मोकामा में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। कौन सी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कब कर दिया गया? दोस्तों पटना लॉन का नाम गांधी मैदान 1948 में किया गया था दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यह गांधी जी की मृत्यु के बाद पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया। कब? 1948 में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर दोस्तों पश्चिमी चंपारण में, बिहार के चंपारण में गंडक नदी पर स्थित है। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? देखिए दोस्तों, एक चालक होता है, एक अचालक होता है, एक अर्धचालक। जिनकी चालकता चालक तथा अचालकों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। अर्धचालक में जर्मेनियम, सिलिकॉन मेन अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक के तौर पर ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग होता है। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, दोस्तों ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस पर से कम में ही तापमान पर पानी खौलने लगता है। इसका क्या रीजन है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए जल उबालने के लिए कम ऊर्जा या तापमान की आवश्यकता होती है। 100 डिग्री से कम तापमान पर यह पानी क्या होता है? उबलने लगता है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? तो ये नियोन गैस है। कौन सा गैस यूज होता है दोस्तों? आप देखते हैं सजावट, शादी ब्याह में सजावट होता है, चाहे जो विज्ञापनों पर लगाए जाते हैं उनमें जो नलिकाएं होती है उसमें नियोन गैस का यूज किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, जब वो कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। देखिए जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो दोस्तों होता क्या है कि वह अपनी उसी प्रक्रिया में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के क्रम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? देखिए दोस्तों, 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि ज्यादा दिन सुना जाए तो आदमी बहरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि कहलाती है। जब साधारण बातचीत की जाती है तो उस समय का डेसिबल 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की आवश्यकता होती है। 80 डीबी का लगातार शोर सुनना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट में दोस्तों, टेलीविजन के रिमोट में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण भी, बीटा कण भी, गामा कण भी। अल्फा दोस्तों आपको पॉजिटिव होता है। अल्फा कण की प्रकृति जो दोस्तों तो प्रोटोनों जैसी होती है। बीटा कण आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन जैसी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर प्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स का प्रयोग होता है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, चतुर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वीएलएसआई और पांचवी पीढ़ी दोस्तों प्रोसेसर का यूज करता है। वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक उपयोग हुआ था? देखिए दोस्तों, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम द्वारा नागासाकी पर हमला हुआ था, जिसमें प्लूटोनियम का उपयोग हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके दोस्तों 3-4 दिन बाद लिटिल बॉय नामक बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया और इसमें दोस्तों यूरेनियम का उपयोग किया गया था। इसको ध्यान दीजिए।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनता है दोस्तों, ये किसके किससे बनता है? तो दोस्तों लोहा, निकेल और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम से बनता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस आपको हाइड्रोजन है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। नीले लिटमस को लाल में कौन बदल देता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, नीले लिटमस को लाल लिटमस में अम्ल बदल देता है और लाल लिटमस को नीला में क्षार बदल देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा अम्लीय विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं, पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो क्षार है और पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन कौन सा है? तो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो शरीर में दोस्तों लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, ट्राई नाइट्रोटालुइन भी विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी विस्फोटक है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन ये भी विस्फोटक है। सिर्फ डी ऑप्शन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में निम्न में से कौन सा प्रयोग होता है? तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये अमोनिया का उत्पादन होना जो है, अमोनिया के कारण मूत्रालयों के पास बहुत ज्यादा गंध आती है। कृत्रिम बादल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम बादल बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया दोस्तों? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिकल में समझाया था। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्तरदायी है दोस्तों। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो हमारे जब भी हम कुछ खाते हैं तो पचाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं एंजाइम। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो दूध के दांत होते हैं दोस्तों। 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। एड्स किसके कारण होता है दोस्तों? तो एड्स दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। कोशिका में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कोशिका में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? तो दोस्तों फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों आयोडीन के कारण। आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि खराब होती है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन दोस्तों कौन है? विटामिन के है, नेप्टोक्विनोन। निम्न में से पुरुष हार्मोन कौन है? तो दोस्तों देखिए, पुरुष के टेस्टिस से दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला हार्मोन है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है दोस्तों? तो बिहार का सबसे गरीब जिला दोस्तों शिवहर है। उसके बाद अररिया है, उसके बाद सीतामढ़ी है। पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले के रजौली में 10 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है? तो दोस्तों सोलर पावर प्लांट जो बनाया गया है वह बनाया गया है नवादा में। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा कौन बनी है? तो माधवी मनु कश्यप हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने 50 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया? तो दोस्तों बांका में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में
भारत किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों भारत जो है 159वें स्थान पर है। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। वायुसेना द्वारा अप्रैल 2024 में गगन शक्ति 2024 कहां आयोजित किया गया है दोस्तों? तो गगन शक्ति 2024 जो है आपको आयोजित किया गया है पोखरण में। हाल ही में 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दोस्तों बताइए। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण जो है यह दोस्तों सतह से सतह मार कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यह सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है। विश्व के सबसे तेज लेजर का अनावरण कहां किया गया है? तो दोस्तों रोमानिया देश में विश्व के सबसे तेज लेजर का अनावरण किया गया है। किस भारतीय महिला को पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका का कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यह है जीना जस्टस। यह केरल की एक शिक्षिका है। इनका चयन जो है भारतीय महिला है जीना जस्टस, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए जीना जस्टस को चुना गया है। यह केरल की शिक्षिका हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। मई 2024 में ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह किस देश में है दोस्तों? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 127 ज्वालामुखी हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोरापी है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो अल मखतूम हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। वो कहां पर है दोस्तों? तो दुबई में। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला है दोस्तों। वो कौन है? आलोक शुक्ला। 21 अगस्त 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति मिली है? तो दोस्तों बिहार में। बिहार सरकार ने 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति दी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। अगस्त 2024 में भारतीय डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह में रुचि पैदा करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। सही है दोस्तों। यह एक डाक टिकट छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जिसके तहत कक्षा 6 से 9 के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये दोनों का दोनों सही है। जुलाई 2024 में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में कितनी किताबों को विकसित किया जाएगा? तो 22,000 किताबों को 22,000 भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमोचन किया। पुस्तक वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस किसने लिखी है? तो दोस्तों एस नागेश कुमार ने वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक लिखी है। भारत की पहली डेंगू वैक्सीन डेनियोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 14 अगस्त 2024 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पैनेशिया बायोटेक ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण की शुरुआत की। यह वैक्सीन पैनेशिया बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। तो दोस्तों ये आपको दोनों का दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी जो वैक्सीन है डेंगियोल है पैनेशिया बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। 8 से 16 अगस्त 2024 तक 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय छात्र दल ने 3 स्वर्ण 3 कांस्य तथा 2 रजत पदक जीते हैं। तो दोस्तों दोनों का दोनों सही है। जो है 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो है चीन में आयोजित हुआ और इसमें भारतीय दल ने 3 स्वर्ण 3 कांस्य तथा 2 रजत पदक सहित 8 पदक जीते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों।
20 जुलाई 2024 को विजय अमृतराज के साथ किस टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो लिएंडर पेस हैं। 9 जुलाई 2024 को किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। अगस्त 2024 में कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो सतीश कुमार। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहां स्थापित की गई है? तो दोस्तों बनेरघट्टा जैविक उद्यान में, जो बेंगलुरु में स्थित है। जून 2024 में कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है? तो दोस्तों यह श्रीनगर है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर, मलपुरम और मैसूर को भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है और चौथा जो श्रीनगर बना है। 17 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 74वां फीफा कांग्रेस में किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों ब्राजील को। मई 2024 में कौन सा देश आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बना है। अप्रैल 2024 को भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहां स्थापित कर परिचालित किया गया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। हाल ही में लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण गर्मी के कारण सूखने के कारण चर्चा में है। यह नदी कर्नाटक के किस जिले में है? तो यह नदी दोस्तों कर्नाटक के कोडागु जिले में है। अगस्त 2024 में घोषित पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसरो टीम चंद्रयान 3 को विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 138 का सी हो जाएगा, आपको दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। जुलाई 2024 में किस राज्य के कर विभाग को स्कॉच समूह द्वारा राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान प्लैटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। 2024 में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर उषा ठाकुर को। तो दोस्तों देखिए ये कंप्लीट हो गया और दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन है उसके आंसर की मैं डाल दूंगा। तो ये दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।